बहुत लोग आजकल नारेबाजी में विश्वास करने लगे हैं। नारेबाजी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना कि फ़िलिस्तीन के लिए कॉज के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। तो ये तो एक सिर्फ नारा था जो उन्होंने जोश में आके, या वहाँ माहौल ही ऐसा बन गया था कि सभी लोग नारे लगा रहे थे तो उन्होंने भी बोल दिया। लेकिन अगर उनकी निष्ठा फ़िलिस्तीन राष्ट्र में है, उतनी वैसी उस प्रकार की निष्ठा जो भारत में, जो किसी भी भारतीय नागरिक की सिर्फ भारत में ही हो सकती है और कहीं हो ही नहीं सकती, उसके दिल से आ ही नहीं सकती वो आवाज़ जो भारत के लिए आती है। इस तरह के नारे मेरे ख्याल से ये अभी चलन बना है। बिल्कुल मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी नारा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जय भारत कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो शपथ ही ले रहे हो ना भारत के संविधान की। वो सब चीज़ें भारत के संविधान में सम्मिलित हैं। जैसे ही आप सत्यनिष्ठा से भारत के संविधान की शपथ ले रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी जो भी आपके नारे आप लगाना चाहते हो वो सब भारत के संविधान में सम्मिलित ही हैं। सिर्फ भारत के संविधान की शपथ लेनी चाहिए और उसके बाद बाहर आके आप प्रेस में जो जिसको नारा लगाना है लगाना चाहिए। नमस्कार, दी कंट्राप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। देश में 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और इसी दौरान एमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का शपथ ग्रहण खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ यूं कि जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे उसी दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के नारे लगाए, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो उठी। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो हम इसी मुद्दों से जुड़े हुए हमारे पास कई सवाल हैं जिनसे हम इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा कैसे उठा, क्या था नहीं था, और जो आर्टिकल्स हैं उसमें क्या प्रावधान है। इन सब मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी सर से अभी। तो हम इनसे सर, आपसे हमारा पहला सवाल यही है कि क्या जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब ये फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे तो क्या लगता है आपको कि ये नारा उनकी सांसदी छीन सकती है? देखिए, भारत का संविधान जो है उसका जो आर्टिकल 102 है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति सांसद है या एमएलए है या और उसका भारत के अलावा किसी भी देश की नागरिकता होती है या किसी भी देश के प्रति उसका वो भाव है जो भारत के प्रति है, यानी कि निष्ठा जो है उसकी भारत के अलावा किसी और देश में भी है, तो वो व्यक्ति डिसक्वालीफाई होने के लायक है, जो आर्टिकल 102 है भारत के संविधान का। तो अगर, हालांकि ओवैसी साहब ने नारे नहीं लगाए, जय फिलिस्तीन बोला था, तो अगर उसको फिलिस्तीन यानी कि एक दूसरे देश में, और फिलिस्तीन एक रिकग्नाइज्ड कंट्री है, दुनिया के 100 से ज़्यादा देश जो है उसे रिकग्नाइज कंट्री मानते हैं, भारत भी एक उसको कंट्री मानता है, रिकग्नाइज कंट्री। तो एक किसी दूसरे देश के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा रखना, अगर वो जय फिलिस्तीन से साबित होता है तो उनकी सदस्यता 100% जा सकती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है नहीं। हमारा इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है, लगभग सिमिलर ही है, कि इसी साल जब स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले रही थी, उसके बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के बोले थे, तो उनको राज्यसभा सभापति फिर से उन्हें शपथ दिलवाई थी। तो क्या हो सकता है कि ओवैसी साहब में भी इसी तरीके कुछ बात हो? नहीं, अब एक चीज़ उन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि किसी और देश के प्रति उनकी निष्ठा है, जय फिलिस्तीन कह के। हम सब लोग फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करते हैं और भारत का स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड भी यही है कि हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ फिलिस्तीन की सब लोग सपोर्ट करते हैं उसे, और सब लोग उसके हिमायती भी हैं और हम लोग काम भी करते हैं। लेकिन जो ओथ लेने का समय होता है ना, वो एक ख़ास मकसद से होता है। तो बहुत लोग आजकल नारेबाजी में विश्वास करने लगे हैं। नारेबाजी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना कि फ़िलिस्तीन के लिए कॉज के लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। तो ये तो एक सिर्फ नारा था जो उन्होंने जोश में आके, या वहाँ माहौल ही ऐसा बन गया था कि सभी लोग नारे लगा रहे थे तो उन्होंने भी बोल दिया। लेकिन अगर उनकी निष्ठा फ़िलिस्तीन राष्ट्र में है, उतनी वैसी उस प्रकार की निष्ठा जो भारत में, जो किसी भी भारतीय नागरिक की सिर्फ भारत में ही हो सकती है और कहीं हो ही नहीं सकती, उसके दिल से आ ही नहीं सकती वो आवाज़ जो भारत के लिए आती है, वो वाली निष्ठा अगर है, तब
तो उनकी सदस्यता जाने के लिए कानून में प्रावधान है। लेकिन मैं एक यही बात कहूँगा कि यहाँ पे कई और लोगों ने भी कई अन्य प्रकार के भी नारे लगाए, उन सभी को भी रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, क्योंकि वो कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दें। वो सिर्फ भारत के संविधान के तहत जो आपको चुना गया है, ये एक अपने कार्य को करने की, जो इसके बाद आप कार्य शुरू करेंगे उसके लिए एक तरीके से लाइसेंस होता है। जैसे हम लोग वकालत के लिए बार काउंसिल का लाइसेंस होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नौकरी प्राप्त करने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम करने की, नौकरी शुरू करने का एक ओथ लेनी होती है, वो होती है, वो उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम शुरू होता है। तो उसको इस तरह के नारे, मेरे ख्याल से ये अभी चलन बना है। बिल्कुल मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी नारा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जय भारत कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो शपथ ही ले रहे हो ना भारत के संविधान की। वो सब चीज़ें भारत के संविधान में सम्मिलित हैं। जैसे ही आप सत्यनिष्ठा से भारत के संविधान की शपथ ले रहे हो, तो आपकी पूरी की पूरी जो भी आपके नारे आप लगाना चाहते हो, वो सब भारत के संविधान में सम्मिलित ही हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र का अगर कोई नारा लगाना चाहता है तो वो देश से गद्दारी है, उसकी भी सदस्यता जाएगी, क्योंकि वो संविधान की शपथ नहीं ले रहे, संविधान की झूठी शपथ ले रहे हैं। तो बाकी सब नारों की कोई वैल्यू नहीं है उस समय पे, कम से कम तो उस समय पे सिर्फ भारत के संविधान की शपथ लेनी चाहिए, और उसके बाद बाहर आके आप प्रेस में जो जिसको नारा लगाना है लगाना चाहिए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कभी हुआ है कि देश के इतिहास में कि इस तरीके से किसी दूसरे देश के बारे में निष्ठा दिखाने की जो बात कही जा रही है, इन पर किसी नेता को अयोग्य ठहराया गया हो? नहीं, ये तो ऐसा मेरे ख्याल से कभी आया नहीं है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए भी ये मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल काम है। और शायद ओवैसी साहब के दिमाग से निकल गई होगी बात, वो आर्टिकल 102 को भूल गए होंगे या नज़रअंदाज कर दी होगी उन्होंने बात। तो सर, हम इसी आर्टिकल पर आते हैं कि ये आर्टिकल की काफ़ी चर्चा हो रही है कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल 102D और आर्टिकल 103, ये थोड़ा सा अगर आप विस्तार में समझा पाएँ कि क्या मुद्दा रहा इस पे। जो देखिए, इसमें आर्टिकल 102 में कई सारे प्रावधान हैं। एक तो उसमें सबसे पहला प्रावधान ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो वो भारत का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए वगैरह नहीं बन सकता। अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है भारत सरकार के अंदर या किसी राज्य सरकार के अंदर, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी ओहदे पे रह के उसमें तनख्वाह ले रहा है या किसी भी दूसरे प्रकार का बेनिफिट ले रहा है, कोई चेयरमैन है या कोई रिन्यूमरेशन ले रहा है किसी भी तरह की, कि तो वो तब इलेक्शन लड़ने के लायक ही नहीं होता है, और उसकी भी सदस्यता इस बात पे रद्द हो सकती है। उसी प्रकार से, क्योंकि भारत देश की जो राज्य करने की, जो राज करने की जो एक जो संस्था है, वो ऐसे लोग ही उसमें जा सकते हैं जिनकी निष्ठा जो हो किसी और देश के प्रति हो ही ना। क्योंकि कभी भी जो दुनिया भर में कोई हमारा मित्र देश आज हो सकता है, कल किसी मित्र देश से दुश्मनी भी हो सकती है। तो ये तो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बदलते रहते हैं साल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अपने देश की पार्लियामेंट में रह के ऐसा कानून बनाने के लिए कोई वोट दे जबकि उसकी देश के प्रति निष्ठा हो। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका तो वैसे सभी खास ख्याल रखते हैं, लेकिन ओवैसी साहब से पता नहीं कैसे गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आता। कई बार लोगों के सलाहकार जो होते हैं ना, वो जोश में और काम को ना करके और एक नारे में ही पूरी पब्लिसिटी लेने का जो काम होता है ना, वो बहुत नुकसानदेह होता है। उसका ही एक मिसाल में ये कह सकता हूं। तो इसी पे आएंगे कि जब से ये मुद्दा तूल पकड़ा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के 2 एडवोकेट हैं, विनीत जिंदल और हरिशंकर जैन, शायद आई रिमेंबर, तो उन्होंने ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है कि उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। तो क्या लगता है आपको कि राष्ट्रपति इस पे क्या रुख अपना सकती हैं? देखिए, फिर मैं वही बात, ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि बहुत सारे जो हमारे जिन्हें मैं क्रिमिनल टेलीविज़न या ये सब कहता हूँ, क्रिमिनल मीडिया, वो लोग सब राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, वो लोग सब इंडिया गठबंधन से सवाल पूछ रहे हैं कि ओवैसी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। एक्शन इसमें लेना है स्पीकर साहब को, जो बिजली की गति से काम करते हैं, अगर उनको करने की ज़रूरत पड़े। जैसे राहुल गांधी जी की उन्होंने सदस्यता घंटों में ख़त्म कर दी थी, जैसे ही उनको एक गुजरात के कोर्ट से सज़ा हुई थी। तो ये
उनकी सदस्यता है या नहीं है, या वो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है नहीं की जा सकती, इसका तो पूरा अधिकार ओम बिरला साहब के पास है, यानी कि स्पीकर साहब के पास है। और ये जो हमारे 2 वकील भी हैं, इन्होंने राष्ट्रपति से क्या गुहार लगाई है, इनको तो अगर कोई गुहार लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या किसी की तारीफ करनी चाहिए या बुराई करनी चाहिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एनडीए द्वारा अपॉइंटेड ओम बिरला साहब की करनी चाहिए ना। लेकिन बात ये नहीं है, भारत के संविधान के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग हैं, वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ओवैसी साहब को कैसे, ओवैसी साहब के ज़रिए पूरे देश के मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया जा सके। ओवैसी साहब से भी उनकी कोई ख़ास ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, पूरे देश के मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया जा सके, उसके लिए पूरे देश में भौकाल एक मचा रखा है। सीधी सीधी एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए ना ओम बिरला साहब के पास, स्पीकर साहब के पास, और उस पर ओवैसी साहब अपना पक्ष रखेंगे कि नहीं, मैंने कोई ऐसी, मेरी निष्ठा सिर्फ भारत के लिए ही है और किसी देश के लिए नहीं है। अगर ओम बिरला साहब इस बात को की गवाही देते हैं या इस बात से संतुष्ट हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। यदि ओम बिरला साहब को ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने निष्ठा किसी और देश के लिए भी रखी है, तब उनकी चली जाएगी। इसमें ये पूरा माहौल बना के इसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए और उनको एक निशाना बनाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, ये फिर एक आरएसएस की और बीजेपी की मुझे चाल ही लगती है, जो कि आजकल एक फिर माहौल जो बन रहा है, बहुत सारी मॉब लिंचिंग हो रही हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी हो चुकी है, अलग अलग राज्यों में मॉब लिंचिंग। और यहाँ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि शेड्यूल कास्ट के साथ भी वही मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी जीत के गए हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहली ये है कि इस प्रकार से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा के जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो अदालतों से जो न्याय करने की जो प्रक्रिया है वो छीन कर सड़कों पे न्याय जो हो रहा है, उसके लिए उन्हें इफेक्टिव कदम उठा लेने चाहिए। वरना वो किस लिए जीत के गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने किस लिए हैं, इस बात पे भी पब्लिक को उनसे सवाल करना चाहिए। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल करने का समय सिर्फ 5 साल बाद इलेक्शन के टाइम ही नहीं आता, हर दिन, हर घंटे, हर हफ्ते उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि वो जनता के नौकर ही तो हैं। अब अगर मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करने में, मुसलमानों की हिफाजत करने में, हालांकि उनकी जिम्मेदारी बाकी समाज के लोगों की भी है, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी तो उनकी ये है ना। और ख़ास तौर पे इसलिए कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम, सिख और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खतरे में है ना बाकी समाज के लोगों से ज़्यादा। तो इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो इन समुदायों से आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम जिस समुदाय से वो आते हैं वो सबसे बड़ी परेशानी में है, तो उसको दूर करने के लिए कुछ कार्रवाई करें। अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो सिर्फ ऐशो आराम के लिए और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अपनी पार्टीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, या अपने समाज के लोगों को, जिनका हक भी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, उनके लिए भी कुछ भागदौड़ करेंगे। सिर्फ नारा नहीं लगाएंगे जय फिलिस्तीन की तरह, बल्कि फिलिस्तीन के लिए, जैसे हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए, सब कुछ भी किया, हमारे ऊपर तो एक केस भी बना फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते हुए, तो ज़मीन पे क्या कार्रवाई करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि बड़े बड़े प्रोटेस्ट लगाएं यहाँ पे ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें फिलिस्तीन से असली कोई प्यार मोहब्बत है, सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रही। तो अभी आप देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा हमारे तमाम सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में दिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए दी कंट्रास्ट। शुक्रिया।